नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर से आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी से बता देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो NIT वारंगल के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। ओके, वारंगल कहाँ है दोस्तों? तो ये तेलंगाना में है। तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं और ये NIT सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का आपके पास एक बेहतरीन मौका है। ओके दोस्तों, ये सब में ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती है। ओके, तो इसलिए यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, यदि मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश आपका एक एवरेज भी है और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें। फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। ओके दोस्तों, आइए आपको एक एक करके इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इसका लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, कोई ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भेजने का झंझट नहीं है। ओके, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको सब कुछ अच्छा से बताते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस कितना है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। तो दोस्तों हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट है, बहुत दिनों से स्टार्ट है। ओके, और इसका लास्ट डेट 7 जनवरी 2025 है। तो आप इसको अच्छा से याद रखेंगे यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाला गया, यानी कि अस्थाई बहाली है ही। आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो अस्थाई होगा। कुछ पोस्ट इसमें डेपुटेशन वाला भी है। ओके, जो शॉर्ट टर्म बेसिस होता है। तो इस डेपुटेशन वाले पोस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा पोस्ट जरूरी है। ओके, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीरियल नंबर 7 से। सुपरिंटेंडेंट जो पोस्ट है लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा निकाला गया है। ओके, तो ये सब अस्थाई बहाली है ना, ये परमानेंट जॉब है। ओके, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से देखें। सुपरिंटेंडेंट जो कि लेवल 6 का है, टोटल वैकेंसी 5 है। जूनियर इंजीनियर ये भी लेवल 6 का है, टोटल वैकेंसी 3 है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट ये भी लेवल 6 का है, इसमें ओनली 1 वैकेंसी है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट ये भी लेवल 6 का जॉब है, इसमें भी ओनली 1 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट ये आपका लेवल 4 का जॉब है और इसमें टोटल 8 वैकेंसी है। ओके, इसके बाद आप लोग देखें जूनियर असिस्टेंट ये लेवल 3 का इसमें रखा गया है ना, यानी कि LDC से एक लेवल ये ऊपर का है और इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। इसके बाद आप लोग देखें ऑफिस अटेंडेंट का ये लेवल 1 का जॉब है ना, इसको आप MTS भी कह सकते हैं। इसमें टोटल 10 वैकेंसी है। और लास्ट में लैब अटेंडेंट ये भी लेवल 1 का जॉब है और इसमें टोटल 13 वैकेंसी है और ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जॉब है ना। तो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसेस सब क्या होने वाला है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लेवल 6 का जॉब है। इसका बेसिक पे 35,400 होता है और आपके जो हाथ में यानी कि इन हैंड जो आपको सैलरी बनेगा DA, HRA, TA सभी मिला के तो वो 60,000 के आसपास अभी स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड। ओके, तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा और ये ग्रुप B का जॉब है ना। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसका अप्लाई करें। इसमें 3 वैकेंसी UR के लिए है, एक OBC के लिए है और एक EWS के लिए वैकेंसी है ना। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो 30 ईयर्स रखा गया है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री रखा गया है, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं फर्स्ट क्लास से, यानी कि 60% स्कोर कम से कम होगा, उसके बाद ही आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो 50% भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होनी चाहिए, यही इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आप लोग देख लें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, आपके लिए अच्छा चांस है। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे टेंटेटिव मेथड ऑफ सिलेक्शन अभी नहीं दिया है, विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, है ना, ये बाद में अलग से बताई जाएगी। तो आपको हम भी इन्फॉर्म कर देंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, क्या सिलेबस रखा गया है। लेकिन अधिकतर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें यही सब पूछा जाता है, GK, GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पूछेगा तो कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन रहता है ना, कहीं कहीं थोड़ा सा हिंदी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये NIT है, इसमें हिंदी का क्वेश्चन रहने का चांस बहुत कम है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके,
तो ये आपका हो गया सुपरिंटेंडेंट का। इसके बाद अब आप लोग देख लें जूनियर इंजीनियर का, तो ये भी लेवल 6 का है। इसमें 2 वैकेंसी यूआर के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, और इसके लिए भी एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो 30 साल है ये यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आपका एज 33 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपका एज 35 ईयर्स है, तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यदि आप बीटेक हैं फर्स्ट क्लास से तो इसका अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल में तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया जूनियर इंजीनियर का। उसके बाद आप लोग देखें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का। ओके, ये भी लेवल 6 का जॉब है और इसमें ओनली 1 वैकेंसी है, वो भी दिव्यांग के लिए। ओके, तो ये बहुत कम लोगों के लिए अप्लीकेबल होगा, तो जो दोस्त लोग दिव्यांग होंगे वही इसका अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए भी एज लिमिट 30 साल रखा गया है मैक्सिमम। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अब आप लोग देखें स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, इसमें ओनली 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व है। ओके, तो यदि आप लोग जो दोस्त लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं वो इसका अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स ही रखा गया है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, उसके बाद आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन ड्रामा म्यूजिक फिल्म्स पेंटिंग, है ना। तो आपके पास एक तरह के एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, है ना, तो फिर आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है ना। इसके बाद अब आप लोग देखें सीनियर असिस्टेंट का, है ना, एक तरह से ये एसएसए का पोस्ट है और ये लेवल 4 का है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 40 से 45 हज़ार के बीच स्टार्ट होगा। ओके, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा जॉब होता है। इसमें टोटल 5 वैकेंसी यूआर के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए है। ओके, और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स रखा गया है। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, आपका एज 38 ईयर्स है, तभी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका एज 36 ईयर है, तभी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो ओनली 12th पास रखा गया है और टाइपिंग आनी चाहिए, 35 का स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग में, उसके बाद आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और एक चीज़ इसमें स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों कि इसमें टाइपिंग स्पीड इंग्लिश या फिर हिंदी 35 लिख दिया है, तो ये इंग्लिश में ही है ना, ये इंग्लिश में ही होना चाहिए, जो कि इसका चांस 99% है। और वैसे भी एनआईटी वगैरह में हिंदी बहुत कम चलता है, इंग्लिश में ही सारा काम किया जाता है। ओके, तो आप लोग इसको ये समझें कि 35 का स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, है ना। तो यदि आपको टाइपिंग आती है तो आप इसका अप्लाई जरूर करें। उसके बाद अब आप लोग देखें जूनियर असिस्टेंट का, ये सीनियर असिस्टेंट से एक लेवल नीचे है, ये लेवल 3 का जॉब है ना। इसमें भी आपको स्टार्टिंग सैलरी 35 हज़ार के ऊपर ही स्टार्ट होगा, है ना, अभी इन हैंड आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो इसमें जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है ना। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो 27 साल रखा गया है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका एज 30 ईयर्स है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, आपका एज 32 ईयर्स है, तभी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास ही रखा गया है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, जो कि 35 का स्पीड मांगा गया है। और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट आपको आनी चाहिए, तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद अब आप लोग देखें ऑफिस अटेंडेंट, ये एक तरह से एमटीएस का पोस्ट है ना। इसमें 6 वैकेंसी यूआर के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखा गया है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका एज 30 है, तभी अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, आपका एज 32 ईयर्स है, तभी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है ओनली 12th पास रखा गया है। ओके, तो ये हो गया ऑफिस अटेंडेंट का। और लास्ट में आप लोग देखें लैब अटेंडेंट का, तो ये भी लेवल 1 का जॉब है ना। इसमें टोटल 5 वैकेंसी यूआर के लिए है, 4 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है। इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए 30 ईयर्स और एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है। 3 साल का छूट ओबीसी के लिए और 5 साल का छूट एससी एसटी के लिए, वो इसमें भी है। ओके, और लैब अटेंडेंट के लिए भी 12th पास मांगा गया है, लेकिन 12th साइंस में होना चाहिए, तभी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। अब साइंस बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो, वो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया है। यदि आपका 12th साइंस है तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और जहाँ तक सिलेबस का बात रहा, सिलेक्शन प्रोसेस का बात रहा, तो सभी पोस्ट के लिए यही लिखा गया है कि
बाद में नोटिफाई की जाएगी, बताई जाएगी अलग से, है ना। तो जैसे ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस वेबसाइट पे आएगी आपको बता देंगे। ओके, अब आइए आपको बताते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें, इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो भी ग्रुप ए पोस्ट है यानी कि सीरियल नंबर 1 से 5 तक, तो वो सब आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। आप लोग अधिकतर जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको बताए यानी कि सुपरिंटेंडेंट से लेकर लैब अटेंडेंट तक जो भी पोस्ट आपको बताए, वो सब के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है। और यदि आप SC ST दिव्यांग और महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं रखा गया है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये एप्लीकेशन फ़ी 500 किसके लिए है, तो ये UR और EWS OBC के मेल कैंडिडेट के लिए ओनली ये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। यदि आप UR OBC EWS के महिला कैंडिडेट हैं तो भी आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपको बता दिए हैं। इसका लास्ट डेट 7 जनवरी है। आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कुछ इसी डेट का कंसीडर होगा। आपके पास OBC EWS सब कुछ अभी इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि 24-25 का होना चाहिए, है ना। तो जो मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन था आपको बता दिए। आगे सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे और इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई करने वाली पेज पे आप लोग पहुंच सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा, है ना। यदि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी छूट है तो आप जितना पोस्ट चाहें उतना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।